हेलो एस्पायरेंट। आज है 3 जुलाई और आज हम पीआईबी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमारे अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए क्या है इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आज पीआईबी में बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, तो हम उनमें से अपने एग्ज़ाम के लिए जो टॉपिक इम्पॉर्टेंट होंगे और उस टॉपिक से जुड़ी जो कोर इन्फॉर्मेशन होगी उसको ज़्यादा अच्छे से कवर करेंगे, ताकि जो भी क्वेश्चन पूछा जाए वो क्वेश्चन हम बिल्कुल सही करके आएँ। चलिए हम शुरू करते हैं। तो आज सबसे पहला टॉपिक क्या है? सबसे पहला टॉपिक आज जो पब्लिश हुआ उसमें बताया गया कि जो उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति ने क्या किया? उपराष्ट्रपति ने ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक के 80वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया। यानी किसको? ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक का 80वां स्थापना दिवस था। अब इसके दौरान क्या-क्या घटनाएँ हुईं? उपराष्ट्रपति से संबंधित कौन-कौन सी चीज़ें जो हमें एग्ज़ाम के लिए याद रखनी है, उसको कवर करते हैं। तो सबसे पहले क्या देखेंगे? सबसे पहले जो ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक है यानी ऑर्गेनाइजर वीकली है, इसका कौन-सा स्थापना दिवस है? तो ये है 80वां स्थापना दिवस। किसका 80वां स्थापना दिवस है? तो ये ऑर्गेनाइजर वीकली का। तो जो ऑर्गेनाइजर वीकली यानी ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक है, इसका कौन-सा स्थापना दिवस है? ये 80वां स्थापना दिवस है, ये याद रखेंगे। दूसरा, जो इसका ये जो पूरा समारोह है, ये कहाँ पे हुआ है? तो ये समारोह किया गया है इंडिया हैबिटेट सेंटर। कहाँ पे समारोह आयोजित हुआ? ये हुआ इंडिया हैबिटेट सेंटर। जो इंडिया हैबिटेट सेंटर ये कहाँ है? ये है न्यू दिल्ली में। कहाँ है? न्यू दिल्ली में। तो न्यू दिल्ली में क्या है? इंडिया हैबिटेट सेंटर है। वहाँ पर इस समारोह को क्या हुआ है? समारोह को संबोधित किया गया है। अब चूंकि ये समारोह किसके द्वारा संबोधित किया गया? तो ये समारोह संबोधित किया गया है उपराष्ट्रपति, किसके द्वारा? वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा। उपराष्ट्रपति जी के द्वारा क्या क्या है? इस समारोह को क्या किया गया है? संबोधित किया गया है। अब इसके दौरान कुछ चीजें चर्चा में आई हैं, जिसमें से क्या है? कुछ पुस्तकें हैं जो इस समारोह के दौरान क्या की गई? चर्चा में आई हैं। जैसे उस पुस्तक में से पहली पुस्तक है टेम्पल्स बियॉन्ड भारत। इसमें एक पुस्तक की चर्चा की गई है, वो पुस्तक है टेम्पल्स बियॉन्ड भारत। टेम्पल्स बियॉन्ड भारत। तो ये जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? ये हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से देखना है कि हो सकता है कोई भी इसका लेखक ही सीधा पूछ लिया जाए। तो जो इसके लेखक है वो कौन है? इसके लेखक अगर की बात करें तो वह उज्ज्वला चक्रदेव। कौन है? उज्ज्वला उज्ज्वला चक्रदेव। उज्ज्वला चक्रदेव जी कौन है? इसके लेखक हैं, यानी जो लेखिका हैं उज्ज्वला चक्रदेव। वो क्या है? जो उज्ज्वला चक्रदेव है, उज्ज्वला चक्रदेव इसकी क्या है? लेखिका है। किसकी? टेम्पल्स बियॉन्ड भारत पुस्तक के लेखिका अगर कभी पूछ ले तो कौन होगा? उसके लेखिका का नाम क्या है? उसके लेखिका का नाम है टेम्पल्स बियॉन्ड भारत के लेखिका है डॉक्टर उज्ज्वला चक्रदेव। ये याद रखना है। इसके अलावा एक पुस्तक और इसी में आई, उसका नाम है हिंदुत्व डिस्कोर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। क्या है? हिंदुत्व डिस्कोर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो जो ये पुस्तक है, इसकी लेखिका कौन है? इसकी लेखिका है प्रफुल्ला केतकर। कौन है? प्रफुल्ला केतकर। तो हम अब तक कितनी चीजें देखें एग्जाम के दृष्टिकोण से? एक चीज ये कि ऑर्गेनाइजर वीकली का ये कौन सा स्थापना दिवस था? ये 80वां था, ये याद रखना है। दूसरा, ये कहाँ पे आयोजित हुआ? तो ये हुआ इंडिया हैबिटेट सेंटर, जो क्या है? न्यू दिल्ली में है। अब इसका जो जैसे एक चीज क्या की गई इसमें कि जो उपराष्ट्रपति जी ने है इसका क्या क्या है? संबोधन किया है, तो ये याद रखेंगे। दूसरी चीज क्या याद रखेंगे कि जो टेम्पल से बियॉन्ड भारत है, क्या है? टेम्पल से बियॉन्ड भारत। ये पुस्तक किसकी है? तो है उज्ज्वला चक्रदेव जी की। ये हमें याद रखना है। अब इसके अलावा क्या चीजें देखनी? इसके अलावा देखना कि जो हिंदुत्व डिस्कोर्स है आफ्टर वन इंडिपेंडेंस, ये किसकी रचना है? ये प्रफुल्ला केतकर जी की रचना है। तो ये हमें याद रखना है। अब इसके अलावा क्या चीजें देखनी? अब इसके अलावा जो चीजें हम देखेंगे वह उपराष्ट्रपति से रिलेटेड, यानी इस टॉपिक का कोर पार्ट क्या है? वो है उपराष्ट्रपति। क्योंकि उपराष्ट्रपति जी ने क्या किया? इसका संबोधन किया। तो हम उपराष्ट्रपति से जुड़ी सारी जानकारी एक जगह पे देख लेते हैं, ताकि उपराष्ट्रपति जो कोर टॉपिक है हमारा स्टैटिक का पार्ट है, यहाँ से कोई भी सवाल ना गलत होना चाहिए। तो जैसे भारत के संविधान का क्या है? संविधान का एक आर्टिकल है आर्टिकल 63। आर्टिकल 63 क्या कहता है? आर्टिकल 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। क्या होगा? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। क्या होगा? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो किसमें चर्चा की गई? आर्टिकल 63 में चर्चा की गई है। चूंकि यह पद कहाँ से प्रेरित है? यह पद लिया गया है यूएसए से, यानी जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है वहाँ के प्रावधान से क्या किया है? वहाँ के संविधान से हमने इसको प्रेरित होकर अपने संविधान में लिया है। अब चूंकि आर्टिकल 64 भी, जब आर्टिकल 63 कह दिया कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, तो आर्टिकल 64 क्या कहता है? आर्टिकल 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति जो है वो क्या होंगे? राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। यानी जो वाइस प्रेसिडेंट हैं ये ये राज्यसभा के क्या होंगे? पदेन सभापति। ये किस आर्टिकल में चर्चा है? तो आर्टिकल 64 में क्या कहा गया है कि उपराष्ट्रपति जो हैं ये क्या होंगे?
ये पदेन सभापति होंगे किसके, राज्यसभा के, ये आर्टिकल 64 कहता है। अगर बात करें कि जो उपराष्ट्रपति बनना है तो इसकी योग्यता क्या है, अगर इसकी योग्यताओं की चर्चा करें तो इसकी योग्यताएं कितनी है, इसकी योग्यता है कि क्या होना चाहिए, पहली योग्यता भारत का नागरिक हो, कहाँ का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, आयु कितनी हो, आयु जो है मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष मिनिमम आयु है, तो 35 वर्ष मिनिमम आयु हो, भारत का नागरिक हो, इसके साथ राज्यसभा का सदस्य बनने की क्या रखता हो, सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, निर्वाचित होना नहीं चाहिए, बस उसकी क्या हो, उसकी योग्यता रखता हो, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। अब इसके बाद क्या चीजें देखेंगे, इसके बाद देखेंगे इसी उपराष्ट्रपति में कि जो आर्टिकल 66 है, यानी क्या है आर्टिकल 66, ये क्या कहता है, आर्टिकल 66 कहता है कि इसका एक निर्वाचन मंडल होगा, यानी जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा किसके द्वारा होगा, ये एक होगा निर्वाचन मंडल के द्वारा, किसके द्वारा, निर्वाचक मंडल होगा। जो निर्वाचक मंडल होगा इसमें कौन कौन से सदस्य शामिल होंगे, ये चीज हमारे एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कौन से सदस्य शामिल होंगे, तो अगर इसमें बात करें तो इसमें सदस्य कौन कौन से शामिल होंगे, तो इसमें जो सदस्य शामिल होंगे उनमें होंगे लोकसभा और राज्यसभा के क्या होंगे, लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदनों के क्या होंगे, सभी सदस्य शामिल होंगे, यानी निर्वाचित और मनोनीत दोनों, क्या याद रखना है, दोनों सदस्य शामिल होंगे, कौन सदनों के, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के। दूसरा, निर्वाचित और मनोनीत दोनों शामिल होंगे। बस क्या याद रखना कि इसमें राज्यसभा का कोई भी सदस्य शामिल नहीं होगा, सॉरी, राज्य विधानसभा का कोई भी सदस्य इसमें शामिल नहीं होगा। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं। लेकिन क्या चीज याद रखनी कि इसमें राज्यसभा, राज्य विधानसभा का कोई भी सदस्य शामिल नहीं होगा। तो आगे क्या देखते हैं, आगे देखते हैं इस पूरा टॉपिक का एक बार रिवीजन करते हैं। जैसे कि जो ऑर्गेनाइजर वीकली है इसका कौन सा स्थापना दिवस, 80वां, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका उत्तर होना चाहिए। अगर पूछ ले भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है, तो उपराष्ट्रपति कौन है, उपराष्ट्रपति है वर्तमान में सीपी राधा कृष्णन, सीपी राधा कृष्णन जी क्या है, वर्तमान उपराष्ट्रपति है, ये याद होना चाहिए। दूसरी चीज, तीसरी चीज क्या होनी, टेम्पल्स बियॉन्ड भारत किसकी पुस्तिका है, तो उज्ज्वला चक्रदेव जी की है, ये याद होना चाहिए। आगे क्या देखना है कि आर्टिकल 64 किससे संबंधित है, तो वाइस प्रेसिडेंट को क्या बताता है, पदेन सभापति बनाता है, ये याद होना चाहिए। दूसरा, उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल में कौन कौन से शामिल होता है, तो कौन शामिल है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य, ठीक है, बस राज्य विधानसभा के सदस्य इसमें शामिल नहीं होंगे। ये चीजें हो गई। अब हम क्या देखेंगे, हम देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक क्या है, अगला आज आर्टिकल है कि प्रधानमंत्री जी कहाँ जा रहे हैं, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की क्या करने जा रहे हैं, यात्रा पे जा रहे हैं। तो अब इसमें से हमें कुछ चीजें याद रखनी, क्या याद रखना है, पहली चीज याद रखनी कि जो इंडोनेशिया जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी, तो जो इंडोनेशिया के कौन से व्यक्ति की बात करेंगे हम, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। तो हम क्या बात करेंगे, जो इंडोनेशिया के क्या है, राष्ट्रपति हैं। तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है वो याद रखना है हमें। तो वो राष्ट्रपति हैं प्रोबो श्री प्रोबो सुबियांतो। कौन है, श्री प्रोबो सुबियांतो। ये क्या है, ये है राष्ट्रपति किसके, इंडोनेशिया के। अब इंडोनेशिया से जुड़ी कुछ स्टैटिक पार्ट हम देखें तो जो इंडोनेशिया का क्या है, इंडोनेशिया का एक जावा द्वीप है, इंडोनेशिया में एक द्वीप है जावा द्वीप। अब इस जावा द्वीप पर क्या है, इस जावा द्वीप पर एक मंदिर बना हुआ है, जो मंदिर का नाम क्या है, वो मंदिर है प्रम्बनन मंदिर। प्रम्बनन मंदिर ये यूनेस्को में शामिल है, पहली चीज। तो जो ये मंदिर है ये यूनेस्को में शामिल है। आगे क्या देखना, जो ये मंदिर है, प्रम्बनन मंदिर है, ये क्या है, ये त्रिमूर्ति को समर्पित है। त्रिमूर्ति मतलब किसको समर्पित है, ब्रह्मा विष्णु और महेश को समर्पित है। किसको समर्पित है, त्रिमूर्ति को समर्पित मंदिर है, यानी ये ब्रह्मा विष्णु और किसको, महेश को क्या है, समर्पित है। ये चीज याद रखनी है, ठीक है। तो ये किसको समर्पित है, ब्रह्मा विष्णु महेश को समर्पित हो गया। अब चूंकि क्या है, इसके केंद्रीय भाग में किसका है, केंद्रीय मंदिर जो है भगवान शिव का है यहाँ पे। तो यहाँ पे केंद्रीय मंदिर किसका है, केंद्रीय मंदिर भगवान शिव का है, लेकिन इस समर्पित किसको है, त्रिमूर्ति को समर्पित है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। अब दूसरा क्या देखेंगे, जो प्रम्बनन मंदिर है इसका निर्माण पूछ ले अगर, तो इसका निर्माण कौन करता है, 9वीं शताब्दी में, 9वीं सेंचुरी में इसका निर्माण किया जाता है। अब 9वीं शताब्दी में एक वंश था संजय डायनेस्टी, कौन सा वंश, संजय राजवंश। तो जो संजय राजवंश है उसके एक शासक थे, उसके शासक का नाम क्या था, राकाई पिकातन। संजय वंश के एक शासक हैं जिनका नाम था राकाई पिकातन। तो जो राकाई पिकातन जी उनके द्वारा क्या किया जाता है, इस मंदिर का निर्माण किया जाता है, इस मंदिर का निर्माण किया जाता है, ठीक है। ये चीजें हो गई। अब इंडोनेशिया में ही एक दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है, उसके बारे में जानकारी ले, जैसे इंडोनेशिया है, यहाँ के सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर, दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर यहाँ पे है। उस मंदिर का क्या नाम है, उस मंदिर का नाम है बोरोबुदुर मंदिर। कौन सा मंदिर, बोरोबुदुर मंदिर। तो बोरोबुदुर मंदिर कहाँ है, इंडोनेशिया में। ये क्या है, बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा मंदिर है। अब दूसरी चीजें क्या देखेंगे, इंडोनेशिया के बारे में हमने सारी चीजें कवर कर ली। अब इसके बाद क्या देखेंगे हम, ऑस्ट्रेलिया के बारे में देखेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में क्या क्या देखेंगे, जो ऑस्ट्रेलिया देश है, तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है, पहली चीज तो ये देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है। तो ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम है एंथोनी अल्बानीज। क्या नाम है, एंथोनी अल्बानीज। तो एंथोनी अल्बानीज कौन है, ये हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, पहली चीज देख लिए। आगे क्या देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में कि जो ऑस्ट्रेलिया है इसकी कैपिटल क्या है। तो ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है क्या है,
ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। कैनबरा किसकी राजधानी? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में इससे ज़्यादा हमें कोई चीज़ की जानकारी नहीं चाहिए। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हो गई। अब इससे जुड़ी जो ज्योग्राफी है वो हम ज्योग्राफी में कवर करेंगे कि यहाँ की कौन सी नदियाँ हैं, ये सारी चीज़ें हम नहीं कवर कर रहे हैं। बस हम ओवरऑल चीज़ें देख रहे हैं कि थोड़े फैक्ट जो डायरेक्ट एग्जाम में आ सकते हैं वो हमें कवर होने चाहिए। इसके बाद क्या देखते हैं? इसके बाद देखते हैं प्रधानमंत्री जी कहाँ जाएंगे? न्यूजीलैंड जाएंगे। तो न्यूजीलैंड के पीएम के बारे में जानकारी होनी चाहिए। न्यूजीलैंड के पीएम का क्या नाम है? तो न्यूजीलैंड के जो पीएम है उनका नाम है क्रिस्टोफर लक्सन। क्या नाम है? क्रिस्टोफर लक्सन। तो क्रिस्टोफर लक्सन कौन है? ये है न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री। ठीक है, तो न्यूजीलैंड के बारे में हो गया। अब न्यूजीलैंड की कैपिटल याद रखना है। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? वेलिंगटन है। तो जो वेलिंगटन है ये क्या है? न्यूजीलैंड की क्या है? कैपिटल है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद हम कुछ चीज़ें देखें, जैसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है क्या? प्रम्बनन मंदिर कहाँ है? इंडोनेशिया में है, सीधा क्वेश्चन। आगे क्या पूछा जा सकता है? अगला पूछ सकता है कि जो ये प्रधानमंत्री है न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की पहली राजकीय यात्रा होगी। तो इस समय न्यूजीलैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो क्रिस्टोफर लक्सन है, ये हमें पता है। अगर पूछ ले कि जो ये प्रम्बनन मंदिर है किस देवता को समर्पित है, तो ये शिव, विष्णु और ब्रह्मा यानी त्रिमूर्ति को समर्पित है। भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो भगवान शिव ऑप्शन में जरूर होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन मतलब भगवान शिव का आंसर सही हो जाएगा। आगे क्या देखते हैं? आगे देखते हैं कुछ चीजें, जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने क्या किया। प्रधानमंत्री जी क्या करेंगे? बालोतरा में क्या करेंगे? विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। तो ये हो गया। दूसरी चीज क्या कहेंगे कि अब इससे रिलेटेड जयपुर में मेट्रो रेल परियोजना का क्या करेंगे? उद्घाटन करेंगे। तो इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है जो हमें देखनी है? तो जैसे इसमें क्या है, तो इसमें एक रिफाइनरी की स्थापना होगी। क्या होगी? एक रिफाइनरी स्थापित की जा रही है। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? क्योंकि वो भारत की पहली ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है। तब उसका नाम क्या है? इसके बारे में जानकारी लेना है। वो उसकी क्षमता कितनी है ये पता होनी चाहिए। ठीक है, तो जो एक रिफाइनरी स्थापित की जा रही है उस रिफाइनरी के बारे में हमें क्या करना है? हमें पूरा पता होना चाहिए। तो क्या क्या चीज़ें हैं? जैसे पहली चीज़ क्या है? जो भारत है इसके बारे में क्या? भारत जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल का क्या उपभोक्ता है। यानी जो कच्चा तेल है इसके उपभोग में हम किस नंबर पे आते हैं? हम थर्ड नंबर पे आते हैं। तो उपभोक्ता में क्या हम तीसरे नंबर पे हैं, आयातक हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या देखेंगे? अब इसके बाद देखेंगे जो एक भारत का पहला क्या बनाया गया है? ग्रीन फील्ड। क्या बनाया गया? ग्रीन फील्ड क्या की गई है? एकीकृत रिफाइनरी। ग्रीन फील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स। सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स। तो जो बनाया गया है ये कहाँ है? पहली बात तो सीधा क्वेश्चन, ये कहाँ? ये राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है, दूसरी चीज राजस्थान के किस जगह पे? अगर जगह का नाम पूछ लेगा तो वो है पचपदरा बलोतरा। कहाँ है? पचपदरा बालोतरा। तो पचपदरा बालोतरा में क्या है? ग्रीन फील्ड एकीकृत निगरानी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। कहाँ पे? पचदरा में। अब इस किसके बीच, मतलब किस कौन सी दो कंपनियां हैं जिन्होंने मिल करके ये बनाया? तो ये बनाया है एचपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोकेमिकल, और इसके साथ में राजस्थान की गवर्नमेंट ने क्या किया? सहयोग किया है। तो एचपीसीएल और किसकी बात करता है? एचपीसीएल और राजस्थान गवर्नमेंट की। अब चूंकि पेट्रोलियम उद्योग में एक इंडेक्स निकाला जाता है, उस इंडेक्स का नाम है नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स। क्या नाम है? नेल्सन कॉम्प्लिसिटी इंडेक्स। तो जो नेल्सन कॉम्प्लिसिटी इंडेक्स है ये किसकी बात करता है? ये बात करता है जो तेल रिफाइनरी है उसकी जटिलता कितनी है और उसकी क्षमता कितनी है। तो जो तेल रिफाइनरियां होती हैं उनकी जटिलता और उनकी क्षमता का क्या करता है? आकलन करता है। उनकी जटिलता और उनकी क्षमता का आकलन करता है। किस इंडेक्स से किया जाता है? नेल्सन कॉम्प्लिसिटी इंडेक्स के द्वारा। ये चीज हमें पता हो गई। अब दूसरा जो है पचदरा में रिफाइनरी क्षमता लगाई, रिफाइनरी फैक्ट्री लगाई गई है, इसकी कुल उत्पादन क्षमता अगर बात करें तो इसकी कुल उत्पादन क्षमता है 9 मिलियन मीट्रिक टन पर ईयर। कितनी है? अगर इसकी बात करें इसकी क्षमता कितनी है तो इसकी कुल क्षमता कितनी है? तो इसकी कुल क्षमता है 9 मिलियन मीट्रिक टन पर ईयर। कितनी हो गई? 9 मिलियन मीट्रिक टन पर ईयर इसकी क्या हो गई? क्षमता हो गई। अब क्या देखना है? इसके बाद जो इसमें एक चीज और देखनी है जो छूट रही है, वो चीज क्या है? वो चीज है कि इसकी पेट्रोकेमिकल क्षमता। ये तो इसकी कुल क्षमता हो गई, लेकिन इसकी पेट्रोकेमिकल क्षमता 2.4 मिलियन मीट्रिक टन है। क्या देखना है? इसकी पेट्रोकेमिकल क्षमता। ये तो भाई इसकी कुल क्षमता है, यानी इस रिफाइनरी की कुल क्षमता कितनी है? 9 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष। लेकिन पेट्रोकेमिकल से जो चीजें बनाएगी उसकी कुल क्षमता है 2.4 मिलियन मीट्रिक टन। तो ये हो गया। इसके साथ ये आर्टिकल कवर हो गया। अब हम देखेंगे कि अगला आर्टिकल किस चीज से रिलेटेड है। अगला आर्टिकल है कि जो पांचवी कार्यकारी समिति यानी क्या किया गया है? आयुर्वेद अनुसंधान की एक बैठक की गई। यानी क्या किया गया है? आयुष मंत्रालय जो है, आयुष मंत्रालय ने क्या किया है? एक कार्यकारी समिति की बैठक आयोजित की है। अब उसमें कौन कौन सी चीजें चर्चा में रही हैं उसके बारे में अगर हम देखें तो इसमें क्या किया गया? इसमें एक पुस्तक का अनावरण किया गया है। क्या किया गया? एक पुस्तक। अब वो पुस्तक कौन सी है? उस पुस्तक की अगर बात करें तो उस पुस्तक का नाम रखा गया है आयुर्वेद प्रबोधिनी ग्रंथमाला। क्या नाम रखा गया है? आयुर्वेद
प्रबोधिनी ग्रंथमाला। तो आयुर्वेद प्रबोधिनी ग्रंथमाला पुस्तक का क्या किया गया है, यहाँ पे अनावरण किया गया है। अब ये पुस्तक जो है कई सारे साइंटिस्ट जो है उनके द्वारा मिल करके लिखी गई है। तो ये चीज हो गई। अब इसमें क्या देखना, जो हमें देखना क्या है, हमें देखना आयुष मंत्रालय के बारे में। किसके बारे में देखेंगे हम इसमें, इस आर्टिकल में हम करेंगे कवर आयुष मंत्रालय के बारे में। आयुष मंत्रालय के बारे में क्या क्या चीजें देखेंगे। चूंकि आयुष है तो आयुष का पूरा नाम ही अगर पूछ ले तो आपको क्या बताएंगे, आयुष का पूरा नाम क्या होगा। ए से क्या हो जाएगा, ए से हो जाएगा आयुर्वेद, ठीक है, ए से आयुर्वेद हो जाएगा। वाई से हो जाएगा योग। इसके बाद क्या हो जाएगा, नेचुरोपैथी, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, नेचुरोपैथी। क्या हो जाएगा, नेचुरोपैथी। अब नेचुरोपैथी के बाद क्या हो जाएगा, यूनानी। तो यू से क्या हो गया, यूनानी, यानी ए से आयुर्वेद, यो से, वाई से क्या हो गया, योग एंड नेचुरोपैथी। ये योग एंड नेचुरोपैथी एक है। वाई से, यू से क्या हो गया, यूनानी हो गया। एस से क्या हो गया, सिद्ध हो गया। और एच से क्या हो गया, एच से हो गया होम्योपैथी। तो इसका फुल फॉर्म क्या निकल के आया, ए से आयुर्वेद निकला, वाई से योग एंड नेचुरोपैथी, यू से यूनानी, एस से सिद्ध और एच से होम्योपैथी। अब चूंकि आयुष मंत्रालय की बात है तो जो इसका इतिहास है, इसका इतिहास कब से शुरू होगा, इसका इतिहास शुरू होगा कि जो 9 नवंबर 2014 को क्या किया गया है, एक मंत्रालय इससे पहले बना हुआ था। तो 2014 में एक मंत्रालय को नया रूप दिया गया, उसका नाम रखा गया आयुष मंत्रालय। लेकिन 2014 से पहले जो मंत्रालय कार्य करता था उसका नाम था कि भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी विभाग। तो जो ये मंत्रालय, ये विभाग था होम्योपैथी चिकित्सा विभाग, इसी का नाम बदल करके क्या कर दिया गया, आयुष मंत्रालय कर दिया गया। अब देखेंगे, अब इसके बाद कौन सी चीज देखेंगे। इसके बाद अगर हमसे एक क्वेश्चन पूछ ले मान लो सीधा कि आयुष में एच शब्द किसको संबंधित करता है, होम्योपैथी, एस शब्द किसको संबंधित करता है, सिद्ध को संबंधित करता है। तो ये सीधा क्वेश्चन पूछा सकता है। इसके अलावा इस आर्टिकल में कोई चीज नहीं है जो हमारे काम की है। आगे हम बढ़ेंगे, हम अगला आर्टिकल देखेंगे कि निर्वाचन आयोग ने क्या किया है, मीडिया और संचार अधिकारियों के लिए दूसरी दिवसीय कॉन्फ्रेंस आयोजित की है। इसमें हमें न्यूज से कोई लेना देना नहीं, ये न्यूज जो है हमारे किसी काम के नहीं है। ये न्यूज है, ये हमारे किसी काम के नहीं। हमें क्या पढ़ना है इसमें, हम पढ़ेंगे इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, किसके बारे में, जो भारतीय निर्वाचन आयोग है उसके बारे में पूरी चीजें डिस्कस करेंगे। क्योंकि भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में क्या देखेंगे, तो भारतीय निर्वाचन आयोग जो है एक संवैधानिक संस्था है। ये क्या है, ये एक संवैधानिक संस्था है। चूंकि संवैधानिक संस्था है तो ये संविधान के किस भाग में वर्णित है, तो संविधान का जो भाग 15 है, भाग 15 में क्या किया गया है, संविधान आयोग जो निर्वाचन आयोग है, सॉरी, निर्वाचन आयोग का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। अब ये आर्टिकल जो 324 है, 324 से लेकर के 329 के बीच में क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है। अब इसकी स्थापना की बात करें अगर, तो इसकी स्थापना कब जाती है, इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की जाती है। 25 जनवरी 1950 को क्या होता है, इसकी स्थापना होती है। और इसी उपलक्ष्य में हम 25 जनवरी को क्या मनाते हैं, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। अगर पूछ ले कब मनाते हैं तो हो गया 25 जनवरी 1950 को। अब क्या होता है, भाग 15 आता है इसी से संबंधित, और इसी में अनुच्छेद 324 से 329 तक का जिक्र है। आगे क्या देखेंगे कि जो ये कौन कौन से चुनाव करवाता है, तो ये लोकसभा के चुनाव करवाएगा, राज्यसभा के चुनाव करवाएगा, राष्ट्रपति के चुनाव करवाएगा, साथ में उपराष्ट्रपति के भी चुनाव क्या करवाएगा, करवाएगा, और राज्य विधानसभाओं के भी चुनाव करवाता है। तो जो इनके चुनाव का संचालन किसके द्वारा किया जाता है, तो इसी के द्वारा किया जाता है। चूंकि क्या बात करते हैं, ये बात है कि ये एक बहुसदस्यीय निकाय है, ये वर्तमान में क्या है, एक बहुसदस्यीय निकाय है। ये वर्तमान में एक बहुसदस्यीय निकाय नहीं, एक सदस्य से ज्यादा काम करते हैं। क्योंकि 16 अक्टूबर को इसे पहली बार 3 सदस्य बनाया गया था, यानी 1989 के पहले ये क्या था, ये एकल सदस्य निकाय था। 89 से पहले क्या था, ये एकल सदस्य निकाय था। लेकिन 1989 के बाद से क्या किया गया, इसे बहुसदस्य निकाय बनाया गया। और जो इनके सदस्य और इनके अध्यक्ष हैं, इनके सदस्य इनके अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। अगर पूछ इनकी नियुक्ति किससे होगी तो याद रखना, इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनकी नियुक्ति करते हैं प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, इनको नियुक्त किया जाएगा। इनका जो कार्यकाल है अगर उसकी चर्चा करें तो इनका जो कार्यकाल है वो किसके बराबर है, इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष है। और जो ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, तो जो वेतन मिलता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, यानी सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, उनको जो वेतन दिया जाता है वही वेतन इनको भी दिया जाएगा। और इनके कार्यकाल की चर्चा करें तो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले पूरा होगा वो हो जाएगा। आगे क्या देखेंगे, आगे ये देखते हैं कि जो इन्हें किस तरह से हटाया जा सकता है। अगर इनका निष्कासन की बात करें तो जो इनका निष्कासन है वो कैसे होगा, तो इनके निष्कासन की एक प्रक्रिया है। इनको निष्कासित केवल उसी आधार पर किया जा सकता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाते हैं, हम उसी प्रक्रिया से क्या करेंगे, इनको हटा सकते हैं। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाते समय क्या होता है कि जो संसद के दोनों सदन है उनका विशेष बहुमत चाहिए, उसी तरह से इनका भी विशेष बहुमत संसद के दोनों सदन जब देंगे तो इनको निष्कासित किया जाएगा। ये चीजें हो गई। एक चीज और ध्यान रखिए कि वर्तमान में भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त यानी इलेक्शन कमिश्नर है वो कौन है, वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त वो है श्री ज्ञानेश कुमार। कौन है, श्री ज्ञानेश कुमार। ठीक है, ये हो गया। आगे क्या देखते हैं, आगे अगला आर्टिकल की तरफ चलते हैं। अगला आर्टिकल क्या है, अगला आर्टिकल पब्लिश किया गया है तोतापुरी आम के बारे में। किसके बारे में, तोतापुरी आम।
तो आंध्र प्रदेश का क्या है, तोतापुरी आम है। ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश का है। क्या याद रखना है, तोतापुरी आम किस क्षेत्र का है, तो आंध्र प्रदेश का है, पहली चीज। दूसरी चीज चर्चा में क्यों आया, क्योंकि इसकी कीमत क्या है, लगातार गिर रही है। तोतापुरी जो आम है इसकी कीमत क्या है, लगातार गिरती जा रही है, इसलिए पूरी तरह से चर्चा में आ गया अचानक से। अब आम के बारे में मैंने बहुत सारे आर्टिकल आपके साथ पहले डिस्कस किए हैं, क्या क्या, जैसे एक आर्टिकल डिस्कस किया आम के बारे में मैंने कि जो कुछ आम की किस्में हैं वो आपको बताई कि कहाँ, जैसे एक आम की किस्म होती है कौन सी, अल्फांसो। तो ये मैं आपको कहाँ बताया था कि अल्फांसो आम की जो किस्म है ये महाराष्ट्र के रत्नागिरी क्षेत्र में पाई जाती है। और इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं आमों का राजा। तो जो आमों का राजा है वो किस आम की किस्म को कहते हैं, वो कहते हैं अल्फांसो को। इसी तरह से मैंने आपको बताया था किसके बारे में, एक आम की किस्म थी जर्दालू। तो जो जर्दालू आम की किस्म है ये कहाँ की है, ये है बिहार की। तो जो बिहार की किस्म है इसे क्या है, इसे जीआई टैग भी मिला हुआ है। इसके साथ एक आम की किस्म थी दशहरी। दशहरी के बारे में क्या बताया, दशहरी ये है उत्तर प्रदेश की। एक आम की किस्म आपको बताया था मैंने, बंगनपल्ली। बंगनपल्ली वो कहाँ की थी, वो भी आंध्रा की थी, और वो जो है उसे भी जीआई टैग मिला हुआ है। तो उसी तरह तोतापुरी आम कहाँ का है, ये है आंध्रा का। ये हो गया, ठीक है। आगे क्या देखते हैं, आगे देखते हैं अगला आर्टिकल। अगला आर्टिकल किससे रिलेटेड है, अगला आर्टिकल रिलेटेड है कि जो उद्योग संवर्धन आंतरिक व्यापार विभाग है, फिक्की मर्सिडीज, यानी अगर पूछ ले अभी कि हाल ही में फिक्की ने किस कार कंपनी के साथ समझौता किया, तो वो कंपनी होगी मर्सिडीज बेंज। जो मर्सिडीज बेंज है उसके साथ फिक्की ने क्या क्या समझौता किया, बस इतनी इन्फॉर्मेशन चाहिए हमें कि सीधा पूछ ले फिक्की ने किसके साथ समझौता किया, तो मर्सिडीज बेंज, क्योंकि उसमें ऑप्शन में दे देगा सुजुकी, टाटा, बहुत सारी कंपनियों के नाम देके आपसे क्या करवाएगा, गलत करवाने की कोशिश करेगा। ये हो गया। अगला आर्टिकल देखते हैं कि वायुसेना का मार्शल अर्जन सिंह स्मृति हॉकी टूर्नामेंट क्या हुआ, समाप्त हुआ है। कौन सा टूर्नामेंट, मार्शल अर्जन सिंह। अब ये किस खेल से संबंधित है अगर पूछ ले, तो ये हॉकी टूर्नामेंट। पहली चीज ये क्या है, ये है हॉकी टूर्नामेंट, ये हॉकी टूर्नामेंट से संबंधित है। अब चूंकि इसका 7वां संस्करण है, यानी कि इसका कौन सा संस्करण है, तो इसका 7वां संस्करण था, जो कब आयोजित हुआ, तो 23 जून से लेकर के 3 जुलाई के बीच में क्या हुआ, इसका आयोजन हुआ। अब इसका आयोजन कहाँ हुआ, इसका आयोजन किया गया है जल्लाहल्ली में। कहाँ पे, जल्लाहल्ली। जल्लाहल्ली क्या है, जल्लाहल्ली स्टेडियम है, वायुसेना स्टेशन है एक जल्लाहल्ली, वहां पर इसका आयोजन हुआ है। इस आयोजन में क्या हुआ, 16 टीमों ने भाग लिया। कितनी टीमों ने भाग लिया, 16 टीमों ने। इसका आयोजन कहाँ होता है, इसका आयोजन होता है जल्लाहल्ली। ये आर्टिकल मैंने आपको जब आयोजन होने वाला था तब डिस्कस किया था कि 23 जून से क्या होगा, इस खेल का क्या होगा, शुभारंभ हो रहा है। तो मैंने बताया था कि जल्लाहल्ली कहाँ पर है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि जल्लाहल्ली वर्तमान में किस राज्य में है, ठीक है, ये बताइएगा। अब इसमें 16 टीमों ने भाग लिया, तो इसका जो फाइनल मुकाबला है वो किसके किसके बीच हुआ, तो भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के बीच में इसका फाइनल मुकाबला खेला जाता है, और जिसमें भारतीय वायुसेना की टीम ने क्या किया है, जीत हासिल की है। अब जो जीत हासिल की है, तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या है, अब अगर कभी पूछ ले कि इस खेल में जो जीती है, जो टीम जीती है उसको 10 लाख रुपए का क्या दिया गया, पुरस्कार दिया गया, 10 लाख का। जो टीम हारी है उसे 8 लाख का पुरस्कार दिया गया। तो पुरस्कार राशि है जो याद रखनी है बस। आगे क्या देखते हैं, आगे देखेंगे जो मार्शल ऑफ द एयर सेना अर्जन सिंह है। ये क्या है, ये अर्जन सिंह जो है भारतीय वायुसेना के एकमात्र ऐसे अधिकारी रहे हैं। अर्जन सिंह एकमात्र ऐसे अधिकारी रहे हैं वायुसेना के जिन्हें क्या, जिन्हें 5 सितारा यानी 5 स्टार रैंक से सम्मानित किया गया था। इन्हें क्या किया गया था, इन्हें 5 स्टार रैंक से सम्मानित किया गया था। तो ये चीज़ हम याद रखेंगे। इसके अलावा कौन सी चीज़ देखते हैं, इसके अलावा इसमें कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कि जो भारतीय वायुसेना है इसके बारे में अगर देखें तो भारतीय वायुसेना की स्थापना कब की जाती है, तो भारतीय वायुसेना की स्थापना की बात करें तो 1932 में की जाती है। 1932 में क्या होता है, भारतीय वायुसेना की स्थापना होती है। और जो वायुसेना है इसकी वर्तमान में कुल 7 कमान है। कितनी कमान है, 7 कमानें हैं इसमें से। इसमें से 5 क्या है ऑपरेशनल है, और 2 क्या है फंक्शनल कमान है, यानी भी समर्थन प्राप्त किया गया है उनको। आगे क्या देखेंगे, अब इसमें से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे इसमें से क्वेश्चन की बात करें तो कौन सा संस्करण है, 7वां संस्करण है। आयोजन कब से कब तक हुआ, तो हुआ जीता कौन, भारतीय वायुसेना की टीम जीती। कौन सी टीम ने इसमें जीत दर्ज की, तो उसमें ऑप्शन में होगा भारतीय थल सेना, जल सेना, वायुसेना। तो किसने जीता, तो भारतीय वायुसेना ने क्या किया, ये टूर्नामेंट जीता है, ये ध्यान रखना है। अब इसमें अर्जन सिंह है जो क्या है, एकमात्र वायुसेना का अधिकारी जिन्हें 5 स्टार रैंकिंग दी गई है। ये हो गया। आगे क्या देखते हैं, आगे बढ़ेंगे तो अगला आर्टिकल आएगा। अगला आर्टिकल किससे रिलेटेड है, पशुधन युद्ध अभ्यास से रिलेटेड है। किस चीज से रिलेटेड है, पशुधन युद्ध अभ्यास। जो पशुधन युद्ध अभ्यास से क्या है, अगला आर्टिकल है, रिलेटेड है। ये हो गया। अब क्या क्या चीजें इसमें देखनी है, तो इसमें क्या कहा गया है कि जो पशु स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थिति यानी जूनोटिक रोगों का जो प्रकोप है उससे निपटने के लिए क्या किया गया है, पशुधन युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया। किससे निपटने के लिए, तो जो जूनोटिक रोग है इनसे क्या करना है, इनसे निपटना है। तो हमें क्या बनाया, पशुधन युद्ध अभ्यास नामक क्या बनाया है, एक आयोजन किया।
अब इस आयोजन में क्या किया गया, हमने मॉक ड्रिल की, यानी मॉक परिदृश्य करते हैं। जैसे क्या किया गया इस अभ्यास में, इस बार जो किया गया है वो H1N1 यानी जो इन्फ्लुएंजा है, इन्फ्लुएंजा एट का एक टाइप है, उसके बारे में क्या किया गया है, जानकारी देखी गई है। चूंकि जूनोटिक रोग क्या क्या होते हैं, अगर हम बात करें जूनोटिक रोगों की, तो जो जूनोटिक रोग होते हैं ये क्या होते हैं, ये प्राकृतिक रूप से किससे, जानवरों से मनुष्यों में फैलते हैं। किससे फैलते हैं, ये जानवरों से, अगर कोई जानवर से क्या है, मनुष्यों में फैलता है, ये क्या फैलता है, मनुष्यों में, किससे, जानवरों से। तो जानवरों से मनुष्यों में फैलने वाले रोग क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं जूनोटिक। अब ये किसी भी तरह से फैल सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया के द्वारा फैल सकते हैं, वायरस के द्वारा फैल सकते हैं, या कवक से भी फैल सकते हैं। अब इस तरह के अगर उदाहरण देखें इसमें, मान लो कह रहे हैं कि जूनोटिक रोग के उदाहरण बताओ, तो जो रेबीज है वो किससे, वो कुत्ते से किससे होता है, कुत्ते से मनुष्य में होता है। इसी तरह से इन्फ्लुएंजा है, इन्फ्लुएंजा ए जो होता है ये क्या होता है, स्वाइन फ्लू जिसको कहते हैं, ये क्या है, स्वतंत्र तंत्र को प्रभावित करता है, ये भी जूनोटिक रोग है। इसी तरह एंथ्रेक्स एक रोग है जो जीवाणु के द्वारा होता है। इसी तरह से एक रोग है इबोला, इबोला भी ऐसे ही होता है। तो ये चीज हो गई, ठीक है। तो अब क्या देखना है कि जो पशुधन युद्ध अभ्यास है इसका मॉक ड्रिल आयोजन किया गया, तो इसका जो मॉक ड्रिल आयोजन किया गया वो किस राज्य में किया गया, अगर राज्य का नाम पूछ ले तो जो राज्य का नाम है वो है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में क्या किया गया, पशुधन युद्ध अभ्यास का मॉक ड्रिल किया गया है। तो ये हो गया। आगे क्या देखते हैं, आगे देखते हैं अगला आर्टिकल। अगला आर्टिकल किससे रिलेटेड है, अगला आर्टिकल रिलेटेड है आंध्र प्रदेश में क्या हुआ था, ये कि जो आंध्र प्रदेश में क्या हुआ, उच्च न्यायालय में 3 अपर न्यायाधीशों की क्या की गई, नियुक्ति की गई है। क्या की गई है, नियुक्ति की गई है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। कहाँ पे की गई, आंध्र प्रदेश में। तो चूंकि नाम दिए हुए हैं सुनीता गांथम, अलापति गिरधर, श्री पुरुषोत्तम कुमार, तो हमें इनका नाम नहीं देखना, हमें देखना है कि उच्च न्यायालय के बारे में, किसके बारे में, उच्च न्यायालय के बारे में और अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में। तो जो उच्च न्यायालय है, अगर हम उच्च न्यायालय की चर्चा करें, तो जो उच्च न्यायालय है ये क्या है, इस संविधान के भाग 6 में वर्णित है। किसमें इसका वर्णन है, संविधान का जो भाग 6 उसमें उच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद 214 से 231 के बीच में क्या किया गया है, उच्च न्यायालय के बारे में, उसका गठन कैसे होगा, उसकी स्वतंत्रता क्या होंगी, यानी उसके गठन के बारे में, उसके स्वतंत्रता के बारे में और उसका अधिकार क्षेत्र, एक इसमें वर्णित है आर्टिकल 214 से लेकर के 231 के बीच में। ये हो गया। दूसरी चीज 214 में क्या कहा गया है, 214 में क्या कहा गया, प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा, एक हाई कोर्ट होगा, यानी उच्च न्यायालय का प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा, हाई कोर्ट होगा। चूंकि ये बात कर दी गई। आगे एक आर्टिकल आता है 231, उसमें कहा गया है कि 231 जो आर्टिकल है उसकी बात करें तो उसमें कहा गया कि जो संसद है उसको एक अधिकार दिया गया है। क्या अधिकार दिया गया है, कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही साझा उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। क्या है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए क्या कर सकती है, एक साझा हाई कोर्ट की स्थापना कर सकती है। तो साझा हाई कोर्ट का स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो है आर्टिकल 231 में। अब बात करते हैं अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति जो की गई, तो अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित आर्टिकल 224 है। आर्टिकल 224 क्या कहता है, किसी भी उच्च न्यायालय में, किसी भी क्या, हाई कोर्ट में, किसी भी हाई कोर्ट में अगर उच्च न्यायालय में कार्य में अचानक कोई अस्थायी वृद्धि होती है, यानी कोई भी कार्य क्या होता है, बढ़ जाता है। तो अगर मान लीजिए कार्य बढ़ गया, तो जब कार्य बढ़ जाएगा तो राष्ट्रपति क्या करेगा, योग्य व्यक्तियों को अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करेगा। यानी इनकी नियुक्ति किसमें है, अपर न्यायाधीश की बारे में बात करें अगर, तो अपर न्यायाधीश की चर्चा किसमें है, 224 में, ठीक है, पहली चीज। दूसरी, अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा, तो नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति जी। राष्ट्रपति क्या करेंगे, अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे। अब जो अपर न्यायाधीश है ये, इनका कार्यकाल मैक्सिमम 2 वर्ष हो सकता है। कब तक हो सकता है, मैक्सिमम 2 वर्ष, यानी इनका कार्यकाल मैक्सिमम 2 वर्ष हो सकता है। या भी कोई भी अपर न्यायाधीश या कार्यवाहक न्यायाधीश कोई भी हो, वो क्या हो सकता है, वो 62 वर्ष की आयु के बाद अपने पद पर नहीं रह सकता। यानी 2 वर्ष का कार्यकाल मैक्सिमम निभाएंगे और अपनी आयु देखेंगे, अगर 62 से ज्यादा बढ़ रही तो अपने पद पर नहीं रह सकते। अगर उच्च न्यायालय में जो देखते हैं कि उच्च न्यायालय क्या है, उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश मुक्त, बाकी सबकी नियुक्ति क्या, वो भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। तो ये चीज हमें पता है। अब इसमें क्या पूछ सकता है आपसे, मान लीजिए मैंने जो आप चीज को पढ़ा इसमें पूछ सकता है कि जो राष्ट्रपति को किसी उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश नियुक्त करने का अधिकार किस आर्टिकल में है, तो 224 में है। ये चीज आपको पता है किसमें है, 224 में क्या है, अपर न्यायाधीश नियुक्त करने का अधिकार है। आगे क्या पूछ लेगा, आगे पूछ लेगा कि हाल ही में 3 अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति कहाँ की गई, तो आंध्र प्रदेश में की गई है। आगे पूछ ले कि अपर न्यायाधीश जो है अधिकतम कितने साल के लिए नियुक्त हो सकते हैं, तो अधिकतम 2 वर्ष के लिए नियुक्त हो सकते हैं। अपर न्यायाधीश के लिए कितनी आयु के बाद पद पर नहीं बना रह सकता है, तो कितनी, 62 वर्ष की आयु के बाद पद पर अपने बना नहीं रह सकता है। ये चीज हो गई। अब इसके बाद एक आर्टिकल है जिसमें कहा गया है, क्या कहा गया है, इस आर्टिकल में पंचायती राज मंत्रियों की कार्यशाला से संबंधित 16वें वित्त आयोग की चर्चा की गई। तो इस आर्टिकल में क्या देखेंगे हम, इसमें जो धनराशि बढ़ाई गई है उसकी चर्चा कर लेते हैं थोड़ा, क्या, क्योंकि जो धन का वितरण करता है, तो वित्त आयोग की अनुशंसा ने क्या किया, वित्त आयोग ने क्या बताया है, वित्त आयोग ने कहा कि जो ग्रामीण स्थानीय निकाय हैं, यानी ग्रामीण निकाय जो हैं, कहा गया जो ग्रामीण निकाय होंगे उनके लिए कुल वित्तीय हस्तांतरण की अनुशंसा की गई है।
तो जो अनुशंसा की गई है, जो 15वां वित्त आयोग था, ये वर्तमान में कौन सा है, 16वां वित्त आयोग है। तो जो 15वां वित्त आयोग था उसने खर्चा की थी लगभग, कितनी की थी, 236 लाख रुपए, 236 करोड़ रुपए के आसपास। तो अब जो चर्चा की गई है वर्तमान में की गई है 435, यानी जो पिछली से है, पिछले से लगभग 84% अधिक है। तो क्या है, वर्तमान में सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि 16वें वित्त आयोग ने 15वें वित्त आयोग की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक की अनुशंसा की, तो 84% की। बस सिर्फ एक डेटा याद रखना है। अब इसके अलावा इसमें क्या देखना है, इसके अलावा इसमें हम देखेंगे वित्त आयोग के बारे में। किसके बारे में, वित्त आयोग के बारे में। अब वित्त आयोग के बारे में क्या कहते हैं, वित्त आयोग जो है एक संवैधानिक संस्था है। पहली चीज क्या है, वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। क्योंकि इसका वर्णन अनुच्छेद किसमें है, अनुच्छेद 280 में किया गया। 280 में क्या कहा गया कि राष्ट्रपति जो है प्रत्येक 5 वर्ष पर या उससे पहले, कब, प्रत्येक 5 वर्ष या उससे पहले भी, क्या करेंगे, आवश्यकता पड़ने पर वित्त आयोग का क्या करेंगे, गठन करेंगे। तो इसका गठन कौन करते हैं, वो करते हैं राष्ट्रपति। अब इसकी संरचना अगर देखें, इसकी संरचना में बात करें तो इसकी संरचना में एक अध्यक्ष होते हैं, वो क्या होते हैं, 4 सदस्य होते हैं। यानी कुल कितने लोग होते हैं, कुल 5 सदस्यीय निकाय है वित्त आयोग। तो जो ये काम करते हैं, काम क्या क्या करते हैं, ये काम करेंगे जैसे केंद्र और राज्य के बीच करों का क्या करना है, टैक्स जो आया है उसका टैक्स का क्या करना है, वर्टिकल डिवोल्यूशन करना है, यानी उनका वितरण करना है। राज्यों के बीच इनको कैसे बांटना है, हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन कैसे होगा उसकी बात करेंगे। उससे बात करेंगे, सिर्फ उसके बारे में सिफारिश देंगे। याद क्या रखना है, ये एक सिफारिश देगा है, यानी ये क्या है, ये सिफारिश देता है, इसकी कोई भी जो दी हुई सिफारिश है वो बाध्य नहीं है। अब क्या देखेंगे साथ में कि जो 16वां वित्त आयोग बना है, इसके अध्यक्ष कौन है, इसके अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया जी। अरविंद पनगड़िया जी के हैं 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। ये चीजें हो गई। आगे क्या देखेंगे, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की देख ली, वित्त आयोग के बारे में देख लिया, तो ये चीजें हो गई। अब इसके बाद कुछ चीजें अगर छूट रही हो तो हम देख लें एक बार। जैसे ये क्या है, विधि एवं न्याय मंत्रालय ने माउंट आबू में क्या किया है, माउंट आबू में सुधार उत्सव एवं चिंतन शिविर। तो सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा कि विधि एवं न्याय मंत्रालय ने हाल ही में सुधार उत्सव एवं चिंतन शिविर 2026 का आयोजन कहाँ किया है, तो माउंट आबू में किया है। माउंट आबू कहाँ है, माउंट आबू राजस्थान में। तो क्या याद रखना कि माउंट आबू कहाँ है, राजस्थान में है। यहीं पे क्या हुआ है, सुधार उत्सव एवं चिंतन शिविर का आयोजन किसके द्वारा किया गया, विधि एवं न्याय मंत्रालय के द्वारा किया गया। ये चीज हो गई। अब क्या याद रखना है, जल शक्ति मंत्रालय ने क्या है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार का शुभारंभ किया है। सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है, तो याद रखना है किसके द्वारा, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा किया गया है। तो इसी के साथ आज के पीआईबी का डिस्कशन क्या होता है, हमारा कंप्लीट होता है। आज हमने पीआईबी के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनको कवर किया है। जो ये मैंने डिस्कस किया है आपके साथ, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए इस पूरे नोट्स की, तो इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम का जो ऑफिशियल चैनल है जीएस आख्यान, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। साथ में आप क्या करिएगा, आपको मैंने जो स्टैटिक का पार्ट कवर कराता हूँ साथ में, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि स्टैटिक के पार्ट आपको कैसा लगता है, आपको वो चीज़ें कितना हेल्पफुल कर रही हैं आपके एग्जाम के लिए, आपके एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन में। तो थैंक यू दोस्तों मेरे साथ जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।